स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आधुनिकीकरण से संबंधित अर्थ, परिभाषा तथा इसकी विशेषताएं इत्यादि। यह टॉपिक एग्जामिनेशंस की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं, जैसे आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, या आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है। किसी भी समाज अथवा राष्ट्र में आधुनिकीकरण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए अथवा आधुनिकीकरण को परिभाषित कीजिए। किसी समाज अथवा राष्ट्र में आधुनिकीकरण में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं। निश्चित ही आप इन्हें तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं जबकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। स्टूडेंट्स, आधुनिकीकरण के अर्थ यानी मीनिंग के संबंध में यदि डिस्कस करें तो इसका तात्पर्य उस समाज द्वारा पुरानी जीवन शैली को त्याग कर नवीन जीवन शैली को अपनाने से लिया जाता है। यानी किसी समाज ने अपने पुरानी जीवन शैली, पुराने जीवन मूल्यों इत्यादि को त्यागा तथा नवीन जीवन शैली, नवीन जीवन मूल्यों को अपना लिया, उसे आधुनिकीकरण जनरली कह दिया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि एक ऐसी नवीन जीवन शैली जो कि समाज को उन्नति की ओर अग्रसर करे, समृद्धि की ओर अग्रसर करे तथा प्रोग्रेसिव बनाने में सहायक हो। मूरे महोदय ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि आधुनिकीकरण का अर्थ है एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो एक परंपरागत समाज को उन्नत, आर्थिक रूप से समृद्ध एवं राजनैतिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर समाज के रूप में परिवर्तित करने से है या परिवर्तन की ओर ले जाता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मोरे रिमार्क्स, modernization means a revolutionary change leading to transformation of a traditional society into an advanced, economically prosperous and relatively political stable society. It means relatively politically stable society. यानी यहाँ पर इन्होंने राजनीतिक रूप से स्थिर समाज की भी परिकल्पना की है। अतः कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं के परिवर्तन की प्रक्रिया है जो कि 17वीं शताब्दी से पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका में 20वीं या ये कहें कि 20वीं शताब्दी में दक्षिणी अमेरिका, एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में विकसित हुई मानी जाती है। यद्यपि ये बात और है कि इसका जो मुख्य आधार था वो आर्थिक था या आर्थिक संपन्नता को प्राप्त करना था, लेकिन इसने जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया और वर्तमान संदर्भों में या ये कहें प्रेजेंट सिनेरियो में इसको एक विशेष अर्थ दिया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, रूस, जापान में इतना अधिक उद्योगों एवं तकनीकी का विकास हुआ कि विकास एवं संपन्नता वहाँ पर मुखर रूप में दृष्टिगोचर हुई। या ये कहें कि औद्योगिक क्रांति के द्वारा इन देशों में आर्थिक विकास इतना तीव्र गति से हुआ कि ये राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ गए तथा जीवन स्तर को इन्होंने कहीं ना कहीं प्रभावित भी किया। तब से ऐसा माना जाने लगा कि यदि देश में विज्ञान एवं तकनीकी को सीखा जाए तथा औद्योगिक विकास किया जाए तो निश्चित ही जीवन स्तर ऊंचा उठ सकता है तथा देश की प्रगति संभव है। तथा विद्वानों ने इसी प्रक्रिया को आधुनिकीकरण की संज्ञा दी। यानी मॉडर्नाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से विकसित हुआ। एजुकेशन कमीशन, कोठारी आयोग ने भी आधुनिकीकरण को परिभाषित किया है तथा कहा है कि किसी राष्ट्र के आधुनिकीकरण से तात्पर्य विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग से उस राष्ट्र के आर्थिक विकास को करने तथा जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से है। यानी कोठारी आयोग ने ऐसा माना है कि विज्ञान एवं तकनीकी का समुचित विकास हो तथा आर्थिक विकास इस तरह से हो जिससे जन सामान्य का जो जीवन स्तर है वह ऊंचा उठ सके, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोग्रेसिव हो। तथा आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन का जो कंसेप्ट है वह इतना विस्तृत हो चुका है या ये कहें कि इतना व्यापक अर्थ ग्रहण कर चुका है कि अब इसे विज्ञान एवं तकनीकी तक ही सीमित नहीं समझा जाता है, वरन तकनीकी प्रबंध शब्द का प्रयोग भी किया जाने लगा है। या ये कहें कि प्रबंध तकनीकी को
स्थान दिया जाने लगा है तथा नए शब्द जैसे वैज्ञानिक खोजों, वैज्ञानिक तकनीकी से भी इसको जोड़ा जाने लगा है। इसके अतिरिक्त आधुनिकीकरण को कृषि के आधुनिकीकरण, उद्योगों के आधुनिकीकरण, आवागमन के साधनों का आधुनिकीकरण, जनसंचार के साधनों का आधुनिकीकरण, प्रशासन का आधुनिकीकरण, पुलिस विभाग का मॉडर्नाइजेशन, रक्षा विभाग का मॉडर्नाइजेशन इत्यादि से भी जोड़ा जाने लगा है। अतः कुल मिलाकर यदि मॉडर्नाइजेशन की एक स्पष्ट डेफिनेशन को कहा जाए या स्पष्ट किया जाए तो किसी राष्ट्र के आधुनिकीकरण से तात्पर्य देश विदेश की अद्यतन वैज्ञानिक खोजों, वैज्ञानिक तकनीकी, प्रबंध तकनीकी के प्रयोग, औद्योगिक विकास करने, आर्थिक विकास करने, विभिन्न कार्य क्षेत्रों की क्षमता को बढ़ाने तथा इन सब में जन सामान्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से लिया जाने लगा है या इससे संबंधित होता है। मॉडर्नाइजेशन का जो कंसेप्ट है वह नित्य परिवर्तनशील है। जो आज आधुनिक है कल वह पूर्व आधुनिक हो जाएगा, अतः इसके लिए अद्यतन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह विज्ञान का युग है या एज ऑफ साइंस है, अतः सभी जगह विज्ञान का प्रभाव भी या ये कहें कि साइंस का जो इम्पैक्ट है वह दृष्टिगोचर होता है। यहाँ तक कि धर्म और दर्शन के सिद्धांतों को भी वैज्ञानिक आधारों पर परिभाषित किया जाता है। अतः इसका जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं डिलिमिट करना चाहिए तथा विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग के संदर्भ में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए तथा प्रबंध तकनीकी पर भी बल दिया जाना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसके संबंध में कई बार विद्यार्थियों को या लोगों को भ्रम उत्पन्न हो जाता है या ये कहें कि कंसेप्ट कई बार कंफ्यूज कर देता है कि जो भी नए परिवर्तन हो रहे हैं या मान लीजिए कि इंडियन सोसाइटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो क्या वो सभी आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत ही आएंगे। तो चेंजेस के कई कारण हैं, इनमें से यदि मुख्य कारणों के संबंध में या रीजंस के संबंध में डिस्कस करें तो एक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली, शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार तथा विज्ञान के बढ़ते हुए कदम। ये जो कंसेप्ट है ये वास्तव में जो चेंजेस हैं वो वास्तव में मॉडर्नाइजेशन की सीमा में नहीं आते हैं, वरन ये केवल परिवर्तन की सीमा में ही आते हैं। अतः यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उदाहरण के लिए सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज, क्या ये मॉडर्नाइजेशन की परिधि में आएगा? तो ये आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन के कंसेप्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। उदाहरण के लिए मान लें कि इंडियन सोसाइटी में कास्ट, क्रीड, कल्चर के आधार पर भेदभाव कम हुआ है। जो लड़कियां हैं वो काफ़ी हद तक लड़कों की तरह रहती हैं, ऐसा माना जाता है या देखने में भी आता है। तो ये आधुनिकीकरण नहीं है, वरन ये सामाजिक परिवर्तन है यानी सोशल चेंज है। इसी तरह से इंडियन सोसाइटी में आपने देखा होगा कि पाश्चात्य संस्कृति यानी वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए बर्थडे पर केक काटना, मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना, ये सभी वास्तव में सांस्कृतिक परिवर्तन है, ना कि मॉडर्नाइजेशन है, यानी ये कल्चरल चेंज से संबंधित है। इसी तरह से इंडियन सोसाइटी में धार्मिक अंधविश्वास कम हुए हैं, धार्मिक संकीर्णता में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसका अभिप्राय है ये सांस्कृतिक धार्मिक परिवर्तन के अंतर्गत माना जाएगा, यानी कल्चरल रिलीजियस चेंज ये आधुनिकीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा, इसको ऐसा नहीं समझा जाएगा। इसी तरह से आर्थिक परिवर्तन यह भी आधुनिकीकरण के अंतर्गत नहीं है, वरन एक तरह का आर्थिक परिवर्तन माना जाएगा। जैसे आर्थिक शोषण कम होना इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत चर्चा है तथा उद्योगों में मजदूरों की यानी लेबर्स की भूमिका को प्रभावशाली मानना तथा बाल श्रम को समाप्त करना, तो ये आर्थिक परिवर्तन में काउंट किया जाएगा। इसी तरह से राजनीतिक परिवर्तन के संबंध में डिस्कस करें तो अधिनायकवाद के स्थान पर स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सहिष्णुता की स्थापना करना, ये सब पॉलिटिकल चेंज है, ना कि मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत इसको काउंट किया जाएगा। अतः ये जो कन्फ्यूजन्स हैं इनमें स्पष्ट अंतर होना चाहिए, या ये कहें कि कन्फ्यूजन्स को हटाने का तरीका यही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन क्या है, कल्चरल चेंज क्या है, पॉलिटिकल चेंज क्या है तथा इसमें मॉडर्नाइजेशन कहाँ है कहाँ नहीं है। इसी तरह से नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन इत्यादि को
मॉडर्नाइजेशन के कंसेप्ट में गिन लेते हैं या इसके अंतर्गत इसको माना जाता है, जबकि ऐसा कदापि नहीं है। लिबरलाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो भी मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत नहीं माना जाता है। इन सभी को पॉलिटिकल चेंज के अंतर्गत काउंट किया जाता है। अतः ये सभी परिवर्तन आधुनिकीकरण की सीमा में नहीं आते हैं। अतः मॉडर्नाइजेशन का जो कंसेप्ट है तो वह वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है, या मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश विदेश की अद्यतन वैज्ञानिक खोजों, वैज्ञानिक तकनीकी, प्रबंध तकनीकी का प्रयोग तथा औद्योगिक विकास से लिया जाता है। आर्थिक विकास के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है तथा कार्य क्षेत्र में कार्य क्षमता को बढ़ाया जाता है। भाषा विद्वान ये भली भांति जानते हैं कि हर एक शब्द का एक अर्थ होता है। कहने का अभिप्राय है कि भाषा विज्ञान को जानने वाले लोग ये भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है तथा निश्चित परिधि होती है तथा उस विशिष्ट शब्द को उसके निश्चित अर्थ में ही ग्रहण किया जाना चाहिए। किसी शब्द विशेष को अधिक विस्तृत करने से या अधिक सीमित करने से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। अतः निश्चित ही आधुनिकीकरण के अर्थ को भी एक सीमित दायरे में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी तरह से कई बार आधुनिकीकरण और पाश्चात्यकरण के संबंध में भी भ्रमित वस्तु स्थिति को देखा गया है या भ्रम पैदा होता है। मॉडर्नाइजेशन का अर्थ कई बार पाश्चात्यकरण या वेस्टर्नाइजेशन से ले लिया जाता है, जबकि दोनों के अर्थ पूर्ण रूप से भिन्न है। वेस्टर्नाइजेशन यानी पाश्चात्यकरण से तात्पर्य या इसका अर्थ पूर्वी राष्ट्रों के व्यक्तियों, पश्चिमी राष्ट्रों के व्यक्तियों, उनके रहन सहन, खाने पीने की विधियों, रीति रिवाजों, संगीत, नृत्य, कला कौशल आदि की कॉपी करने से लिया जाता है या उनको अपनाने से होता है। यह प्रक्रिया हमारे यहाँ देखी जाती है। ब्रिटिश शासन के समय में ही यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी, यानी इसका प्रभाव देखा जाने लगा था। अतः यदि कोई व्यक्ति या फैमिली पाश्चात्य देशों का अनुकरण करता है, उनके रहने के तरीकों, तौर तरीकों, खाने पीने की विधियों, जीवन शैली का प्रयोग करता है, तो उसे हम आधुनिकीकरण समझ लेते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा समझा जाना नहीं चाहिए। यहाँ पर पुनः स्पष्ट करेंगे कि मॉडर्नाइजेशन से अभिप्राय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देश विदेश की अद्यतन वैज्ञानिक खोजों, वैज्ञानिक तकनीकी तथा प्रबंध तकनीकी को अपनाकर कार्य क्षमता को बढ़ाने, उत्पादन को बढ़ाने, आर्थिक विकास को मजबूत करने, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से ही लिया जाता है। आधुनिकीकरण के मूल में वास्तव में आत्मनिर्भरता तथा विकास की भावना कार्य करती है, जबकि पाश्चात्यकरण के अंतर्गत नकल करने की भावना या कहीं ना कहीं इंफीरियर कॉम्प्लेक्स की जो भावना है वो कार्य करती है। अतः इन दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। इसी तरह से मॉडर्नाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के संबंध में डिस्कस करें तथा इसके नेचर को समझने की कोशिश करें तो आधुनिकीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी रेगुलर प्रोसेस है तथा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसके द्वारा मानव जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकी, प्रबंध तकनीकी का प्रयोग तथा कार्य क्षमता को बढ़ाया जाता है। यह प्राकृतिक संसाधनों की खोज तथा मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा देती है। यह प्राकृतिक स्रोतों, विज्ञान, वैज्ञानिक तकनीकी, प्रबंध तकनीकी के शोध को भी बढ़ावा देती है, यानी इसमें रिसर्च वर्क किया जाना चाहिए। यह मनुष्यों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करती है, यानी साइंटिफिक एटीट्यूड को बढ़ावा देती है तथा ये एक विकास से संबंधित प्रक्रिया है, यानी इसमें डेवलपमेंट मस्ट है तथा इसके द्वारा राष्ट्र का विकास, नागरिकों का विकास संभव होता है। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. It will be beneficial for you. Thank you.